हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में और देखेंगे कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भारतीय संविधान के भाग 4 हैं उसके अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे याद रखना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है। और अगर पूछा जाए अनुच्छेद तो अनुच्छेद 36 से 51 में याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। यहाँ पे याद रखना है कि ये जो राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाला तत्व है ये कहाँ से लिया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये सब पॉइंट। तो याद रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट याद रखना है कि जिन्हें आयरलैंड के सामाजिक सिद्धांतों के समान न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ये जो अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है ये आयरलैंड में भी याद रखना है क्या किया गया है कि ये न्यायालय यानी कि कोर्ट इसमें परिवर्तन ठीक है नहीं कर सकता, इसमें चेंज नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट याद रखना है कि अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा एवं अनुच्छेद 37 में अंतर्वृष्टि तत्वों को लागू होना दर्शाया गया है। ये पॉइंट भी याद रखना है कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन है। तो एक एक करके देखना। 36 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 37 में क्या है, अंतर्वृष्टि तत्वों को लागू होना दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं अनुच्छेद 38। तो याद रखना अनुच्छेद 38 के अनुसार लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना तथा भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करना भारतीय राज्य का कर्तव्य है। ये बात किसमें लिखा है, अनुच्छेद 38 में। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि ये अनुच्छेद 38 में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या है, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सामान्य कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करे। ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है कि राज्य सामान्य कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करे। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39 में। तथा याद रखना है कि इसके अंतर्गत निम्न प्रावधानों का भी उल्लेख है। पहला और कौन सा प्रावधान है, तो पहला है राज्य सभी को समान न्याय उपलब्ध कराने के लिए नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। ये भी अनुच्छेद 39 में इसका वर्णन है कि जो राज्य है वो समान न्याय देने के लिए सभी नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता क्या कराएगा, उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 39 में इसका वर्णन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट इसमें अनुच्छेद 39 में ही लिखा है कि राज्य सार्वजनिक धन का स्वामित्व एवं प्रबंधन इस प्रकार करे जिससे वह सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन बन सके। यानी कि जो सार्वजनिक धन है राज्य का वो इसका इस प्रकार प्रयोग करे कि वो उससे सार्वजनिक हित हो। ठीक है, सभी के लिए उससे क्या हो, हित हो और सर्वोत्तम साधन का बन सके। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर कि इसी में वर्णन है कि राज्य को यह निर्देश करता है कि वह धन के समान वितरण का प्रावधान करे जिससे समाजवादी संकल्पना का बल मिल सके। यानी कि धन जो है वो समान तरीके से बांटे। ठीक है, मतलब समान तरीके से उसका वितरण प्रणाली में करे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 40 में क्या वर्णन है। देखिए अनुच्छेद 40 में क्या लिखा गया है कि इसके अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे ग्राम पंचायत की स्थापना करें। एग्जाम में भी पूछा गया है कि ग्राम पंचायत की स्थापना ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 40 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41। इसके अंतर्गत याद रखना है राज्य का दायित्व है कि वह कुछ दशाओं में नागरिकों को काम, शिक्षा और जन सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करें। यानी कि अनुच्छेद 41 में क्या वर्णन है कि जो नागरिक हैं राज्य का वो काम, शिक्षा और जन सहायता पाने के अधिकारी हैं। ठीक है, उनका अधिकार है कि ये काम वो उसको मिले, शिक्षा मिले और जन सहायता मिले। इसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 41 में।
चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 42 और 43। तो इसके अंतर्गत याद रखना प्रावधान किया गया है कि राज्य कामगारों को निर्वाह मजदूरी, काम की मनोवचित दशाएं, प्रसूति सहायता प्रदान करें। तो 42 और 43 में क्या वर्णन है कि जो कामगार हैं, राज्य में जो कामगार हैं उनको निर्वाह मजदूरी मिले, मतलब इतना मजदूरी मिले कि उसका जीवन जो है चल सके, काम उसको मिले, ठीक है, मनोवचित दिशा में काम मिले, और प्रसूति सहायता प्रदान करे। वह शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश के पूर्ण उपयोग के सामाजिक अवसर उपलब्ध कराए, ठीक है, वो उसका जो जीवन स्तर है और जो उसको अवकाश है उसको पूर्ण उसको उपयोग कर सके वो नागरिक, इसका अनुच्छेद 42 से 43 में वर्णन है। चलिए नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 44 और 45। तो अनुच्छेद 44 में क्या लिखा है कि राज्य से अपेक्षा करता है कि वह सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण करे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि एक समान सिविल संहिता, इसका जो वर्णन है किस में दिया गया, अनुच्छेद 44 में दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 45। इसके अंतर्गत याद रखना है राज्य को निर्देश किया गया है कि वह 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि अनुच्छेद 45 में क्या वर्णन है कि जो राज्य है वो अपने 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या कराए, उपलब्ध कराए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 में क्या है कि इसके अंतर्गत याद रखने के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग को शिक्षित और आर्थिक अभिवृद्धि करना राज्य का कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 46 में वर्णन है कि जो अनुसूचित जाति हैं और जनजाति हैं उन्हें दुर्बल वर्ग को जो है शिक्षित और आर्थिक अभिवृद्धि करना ये राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 47। इसके अंतर्गत याद रखना राज्य का दायित्व है कि वह लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए एवं उनके पोषाहार तथा जन स्वास्थ्य में सुधार करे। यह अनुच्छेद 47 में है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 में क्या वर्णन है कि इसके अंतर्गत राज्य का यह दायित्व है कि कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन दे तथा गौवध को प्रतिषेध करे। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, याद रखना है कि अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन देगा राज्य, ठीक है, ये बात याद रखना कि राज्य जो है कृषि और पशुपालन को क्या देगा, प्रोत्साहन देगा, और जो गौ हत्या है उस पर प्रतिबंध लगाएगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 48 में इसका वर्णन है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 48 क एक आता है। तो अनुच्छेद 48 क में क्या वर्णन है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 48 क में क्या है कि जो पर्यावरण है उसका क्या करे, राज्य संरक्षण करे और संवर्धन करे, और साथ ही साथ वन और वन्य जीवों की रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। ये अनुच्छेद 48 क में इसका वर्णन है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 49, 50 और 51। तो एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 49 में क्या वर्णन है अनुच्छेद 49 में है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जो महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं तथा वस्तुओं को क्या करना है, संरक्षण करना, ये राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो गया, ठीक है, स्थान हो गया, वस्तु हो गया, उसका संरक्षण करना किसका कर्तव्य होगा, राज्य का। ये अनुच्छेद 49 में इसका वर्णन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 50। इसके अंतर्गत याद रखना है जो कार्यपालिका है वह न्यायपालिका के कार्य क्षेत्रों को पृथक किया गया है। मतलब कार्यपालिका का क्या काम होगा, न्यायपालिका का क्या काम होगा, दोनों कामों को अलग अलग किया गया है किसमें, अनुच्छेद 50 में। ये देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है पूछा गया है एग्जाम में, अनुच्छेद 50 से आया है, अनुच्छेद 49 से आया है। चलिए एक और लास्ट देखते हैं, अनुच्छेद 51, जो कि ये लास्ट अनुच्छेद है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। इसके अंतर्गत याद रखना है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयत्न करेंगे। तो अनुच्छेद 51 में क्या वर्णन है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है और सुरक्षा है उसको बनाए रखने का कर्तव्य जो है वो किसका है, राज्यों का एक कर्तव्य होगा। ये अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन है। तो ये था 36 से 51 तक का राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद। अब एक हम पॉइंट देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड, कि जो मौलिक अधिकार हैं
और जो नीति निर्देशक तत्व जो अभी मैंने पढ़ा उसमें क्या अंतर है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो मौलिक अधिकार है इसमें पहले पढ़ते हैं कि जो मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ये याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार में जो भी अधिकार दिए हुए हैं उसका जो संचालन है वो न्यायालय द्वारा उसको पारित करवाया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय उस पर एक्शन ले सकता है। लेकिन याद रखना है कि जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें जो भी पॉइंट दिया है उसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट में, ऐसा नहीं कि जितना भी अभी मैंने पढ़ा वो कोर्ट जाके इसको हम लागू करवा सकते हैं, ये ऐसा नहीं है। न्यायालय इसको लागू नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब जो न्यायालय का जो अधिकार इस पे नहीं है, जबकि न्यायालय का अधिकार इस पे है। ठीक है, इसको लागू ये करवा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो मौलिक अधिकार है इसकी प्रकृति नकारात्मक है तथा ये राज्य के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि मौलिक अधिकार का जो प्रकृति है वो कैसा है, निगेटिव है, नकारात्मक है। और ये राज्य के कुछ कार्यों पे क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। मतलब राज्य उसको नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें राज्य का कुछ सकारात्मक कार्य करने की सलाह देता है। मतलब राज्य को क्या कहता है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कार्य करने का इसमें सलाह देता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार को कानूनी शक्ति प्राप्त है, क्योंकि मैंने बताया न्यायालय इस पे क्या कर सकता है, इस न्यायालय पे का जो है पूरा अधिकार इस पे, तो इसका मतलब इसको कानूनी शक्ति प्राप्त है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक शक्ति प्राप्त है। मतलब इसको नैतिक शक्ति जो है, नैतिक जो बोल सकते हैं वो इसको नैतिक शक्ति प्राप्त है। न्यायालय का इसका कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट याद रखना है कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार सीमित है। ठीक है, तथा विशेष परिस्थितियों में इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। मैंने इसको बताया अभी तब, आप जो है इसका प्लेलिस्ट मैंने बता दिया है, तो इसको आप जाके देख सकते हैं। जबकि याद रखना, नीति निर्देशक तत्व और सीमित हैं, इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। और लास्ट एक देखते हैं डिफरेंस क्या है कि जो आपातकाल के दौरान याद रखना है मौलिक अधिकार का निलंबन किया जा सकता है, बस 2 अनुच्छेद छोड़ के, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर याद रखना है जितने भी मौलिक अधिकार हैं उसको रोका जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल के दौरान। जबकि नीति निर्देशक तत्व का याद रखना, इसका निलंबन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस था मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका, और इसमें हम एक एक करके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी को पढ़ेंगे कि उनका क्या कार्य है, उनका क्या दायित्व है, उनका चुनाव कैसे होता है, क्या योग्यता है, एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।